हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ सोनल पोखरना नहार और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्मार्ट कॉमर्स हब में। दोस्तों, मेरे पास पिछले 11 साल से कॉमर्स स्टूडेंट्स को टीच करने का एक्सपीरियंस है और अब इसी एक्सपीरियंस को लेके मैं आप सभी के लिए ये यूट्यूब चैनल लेके आई हूँ। ये चैनल किसके लिए है? तो ये चैनल हर उस व्यक्ति के लिए है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो या कोई प्रोफेशनल हो जो अकाउंटिंग या कॉमर्स सब्जेक्ट्स के बेसिक टर्म्स जानना चाहता है। शुरुआत हम लोग करने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस चैनल को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के इंट्रोडक्शन से। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। दोस्तों, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट या सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो होती है वो होता है एक बिजनेस होना, एक बिजनेस या एक प्रोफेशन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बिजनेस या प्रोफेशन, ये कॉन्सेप्ट्स। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इज आइदर सेल और प्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग टू बी सोल्ड इन द मार्केट। ठीक है, कोई भी एक पर्सन कोई कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है या सेल कर रहा है, कहीं और से खरीद रहा है और उसको मार्केट में सेल कर रहा है, जिसे हम लोग ट्रेडिंग भी कहते हैं। बिजनेस में क्या क्या आ गया फिर? प्रोडक्शन, मतलब कोई कमोडिटी पूरी तरह स्क्रैच से, जीरो से बनाकर मार्केट में सेल करना, या ट्रेडिंग, दैट मीन्स आप एक व्यक्ति से कमोडिटी खरीद रहे हो, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसको मार्केट में सेल कर रहे हो। तो ये दो चीज़ें पार्ट एंड पार्सल होती है बिजनेस की। बट इन बिजनेस द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज नेसेसरी। कोई भी व्यक्ति बिजनेस किस मोटिव से करेगा? प्रॉफिट कमाने के मोटिव से करेगा। अलॉन्ग विद बिजनेस देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज प्रोफेशन। प्रोफेशन में प्रॉफिट मोटिव ऑफ कोर्स है, कोई भी व्यक्ति अपना प्रोफेशन प्रॉफिट कमाने के लिए ही परसीव करता है। बट अलॉन्ग विद दैट प्रोफेशन में आप अपने स्किल, नॉलेज और एजुकेशन की मदद से सामने वाले व्यक्ति की ज़रूरत पूरी करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी तबीयत खराब हुई, यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू गो एंड अप्रोच अ डॉक्टर टू गेट द ट्रीटमेंट। ऑफ कोर्स डॉक्टर का जो नॉलेज है, उनका जो एजुकेशन है, वो आपके पास ट्रांसफर होने वाला नहीं है। बट उनके एजुकेशन की मदद से वो जो आपको ट्रीटमेंट देंगे, दैट विल फुलफिल योर नीड। आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, आप ठीक हो जाओगे और उसके अगेंस्ट आप उन्हें एक फीस पे करोगे। टू थिंग्स, बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब ये जो बिजनेस एंड प्रोफेशन है, इसमें डे टू डे बेसिस पर कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं। उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, दैट कॉन्सेप्ट इज ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन में क्या होगा? ट्रांजैक्शन में कहलाएगा एक्सचेंज ऑफ समथिंग फॉर समथिंग। आप एक हाथ से एक चीज दे रहे हो तो दूसरी चीज आपको मिल रही है। एक्सचेंज ऑफ समथिंग फॉर समथिंग। यहां हम लोग देखेंगे कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट पिक्चर अगर आप देखोगे तो वहां पे कुछ बच्चे स्टेशनरी शॉप से स्टेशनरी खरीद रहे हैं। इन सेकेंड पिक्चर पानी पूरी एंजॉय की जा रही है। थर्ड पिक्चर में छोटे छोटे बच्चे बलून्स खरीद रहे हैं। फोर्थ पिक्चर में डॉक्टर्स अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। अगर आप ये चारों पिक्चर्स को ध्यान से देखोगे तो इन चारों पिक्चर्स में दो लोग एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। पहले 3 पिक्चर्स में स्टेशनरी, पानीपुरी, गुड्स, ये चीजें कस्टमर को मिल रही है तो उसके अगेंस्ट कस्टमर उन्हें पैसा दे रहा है। फोर्थ पिक्चर में ट्रीटमेंट कस्टमर को मिल रहा है जिसके अगेंस्ट कस्टमर डॉक्टर को पे करने वाला है। अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स 3 पढ़े, बिजनेस, प्रोफेशन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन। Bookkeeping and accountancy is all about recording of business transactions. It is all about recording of business transactions.
बुक कीपिंग इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप बुक कीपिंग जब करोगे, आप जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे, जो भी बिजनेस आपने किया उसका हिसाब किताब जब आप रखोगे, तो वो हिसाब किताब रखने के लिए सबसे पहले क्या होना ज़रूरी है? तो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होना ज़रूरी है। Business enterprise and other organizations deal in activities which involve exchange of money or money's worth। money पैसा, money's worth मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें आप पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बैंक चेक्स, ड्राफ्ट्स, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन, ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग इजीली पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिन्हें हम पैसे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक्टिविटी, बिजनेस एंटरप्राइज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन डील इन एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ। ऑल दीज एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। ऑफ कोर्स जब भी कोई बिजनेसमैन या कोई व्यक्ति एक बिजनेस करता है, एक्चुअली प्रिमिटिव स्टेज में जब हम लोग एप्स हुआ करते थे, तब से लोगों ने धीरे धीरे बिजनेस को इवॉल्व करना शुरू किया। पहले तो जंगलों में रहते थे, जो पेड़ों से जो मिल जाए वो खा लेते थे, तब लोगों की ज़रूरतें नहीं थी। बट जैसे जैसे इंसान डेवलप होता गया, उनका माइंड डेवलप होता गया, ऑटोमेटिकली उन्हें अपने ज़रूरतें महसूस होने लगी। और जैसे ज़रूरतें महसूस होने लगी, लोगों ने उन ज़रूरतों को पूरे करने के रास्ते ढूंढना शुरू किया। उन्हीं रास्तों में से एक रास्ता है बिजनेस। आपको ज़रूरत है, हमारे पास वो कमोडिटी है, हम वो कमोडिटी देंगे, उसके अगेंस्ट आप हमें आइदर पैसा दोगे या दूसरे गुड्स दोगे। धीरे धीरे जैसे जैसे बिजनेस बढ़ने लगा, कहीं ना कहीं ये रिक्वायरमेंट महसूस होने लगी कि बिजनेस तो हो रहा है, ट्रांजैक्शंस तो हम काफ़ी सारे कर रहे हैं, लेकिन इतने सारे ट्रांजैक्शंस याद रखना, मेमोराइज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ से शुरू हुआ उन ट्रांजैक्शंस को किसी ना किसी फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना, भले ही वो अपने लोकल लैंग्वेज में हो, अपने तरीके से हो, अपने कंफर्ट अनुसार हो, लेकिन सारे बिजनेसमैन ने जितने ट्रांजैक्शंस हुए वो याद रखना डिफ़िकल्ट होने की वजह से उन्हें कहीं ना कहीं नोट करना शुरू किया, लिखना शुरू किया। वहाँ से शुरुआत हुई हमारे बुक कीपिंग की और अकाउंटेंसी की। ये सारी एक्टिविटीज़ एक जगह पर रिकॉर्ड करना शुरू हुआ। क्या ज़रूरत होगी उन रिकॉर्डिंग की? क्यों रिकॉर्ड करना शुरू किया एक्टिविटीज़? तो एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करना शुरू करने के मुख्य कारण है एज टू वेदर द एक्टिविटीज़ आर फिजिबल, प्रॉफिटेबल एंड आर टू बी कंटिन्यूड और नॉट। सबसे पहले हम समझेंगे फिजिबल इस शब्द को। क्या वो एक्टिविटी सच में आपके बिजनेस के लिए सही है, वो आपके बिजनेस से संबंधित है? अगर आप उस एक्टिविटी में कुछ पैसा खर्च कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या सच में वो इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न दे रहा है? ये चीज़ें सोचना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में प्रॉफिटेबल। कोई भी व्यक्ति समाज सेवा करने के लिए बिजनेस शुरू नहीं करता। अगर आप कहीं से लोन लेके पैसा लगा रहे हो या अपने खुद के घर का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो फर्स्ट मोटिव होगा, दैट मोटिव विल बी अर्निंग प्रॉफिट्स। हर एक्टिविटी जो मैं मेरे बिजनेस में कर रही हूँ, क्या वो एक्टिविटी किसी ना किसी वे से मेरे प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर रही है? अगर हाँ, तो ऑफकोर्स मैंने वो एक्टिविटी कंटिन्यू करनी है। अगर नहीं, तो मुझे रीज़न ढूंढने हैं कि ये एक्टिविटी क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही। अगर रीज़न सॉल्व करना पॉसिबल है, तो ऑफकोर्स मैं रीज़न सॉल्व करके उस एक्टिविटी को कंटिन्यू करूँगी। अगर रीज़न सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो मैं उस एक्टिविटी को डिसकंटिन्यू करूँगी, जो हमारा अगला पॉइंट है, दैट इज एंड आर टू बी कंटिन्यूड और नॉट। अपने बिजनेस में जो एक्टिविटीज़ मैं कर रही हूँ, वो अगर प्रॉफिटेबल नहीं है, कंटिन्यूस लॉसेस में जा रही है, तो मैं डिसकंटिन्यू करूँगी। अगर वो मुझे प्रॉफिट दे रही है, तो मैं कोशिश करूँगी कि ये प्रॉफिट और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए।
तो बुक कीपिंग की जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है, तो वो डिसीजन मेकिंग है। एक बिजनेसमैन को, एक बिजनेस ओनर को या एक बिजनेस मैनेजर को कुछ डिसीजंस लेने हैं। उसमें से 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन है, हमारे एक्टिविटीज़ की फिजिबिलिटी, हमारे एक्टिविटीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी और वो एक्टिविटीज़ हमें कंटिन्यू करनी है या नहीं। अब हम आएंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग पर। इन सिंपल वर्ड्स, द बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक वे। आप बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हो। अपने यहाँ अलग अलग प्रकार के बिजनेसेस को रेगुलेट करने वाले लॉज हैं। पार्टनरशिप को रेगुलेट करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए कंपनीज एक्ट है। अगर आपका कोई ट्रस्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बैंक है, तो उन्हें रेगुलेट करने के लिए अपने अपने लॉज हैं। तो जब आपको कोई पर्टिकुलर लॉ रेगुलेट कर रहा है तो आपने मेंटेन किए हुए बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आपके बिजनेस का चेहरा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एज लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। मतलब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स लोगों को बताने वाले हैं कि हमारा बिजनेस क्या है, वो कैसे चल रहा है और वो कैसे आगे बढ़ रहा है। तो आपके बिजनेस की जो लैंग्वेज है, जो आपके बिजनेस की फैक्ट्स एक्सप्रेस करने वाला है, दैट लैंग्वेज इज योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर मेंटेन करने हैं तो प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रॉपर सेट ऑफ सिस्टम हम लोगों को फॉलो करना जरूरी है। तो फिर बुक कीपिंग में क्या किया जाता है, सारे ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड किया जाता है। All the monetary transactions are recorded date-wise for accurate business results from such records at the end of accounting year. पहले हम इसमें से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट शॉर्ट में पढ़ेंगे एंड दैट इज मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। ये मॉनिटरी, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड इटसेल्फ जताता है कि ये ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें मनी इन्वॉल्व है। ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ वन अनदर आप क्या दे रहे हो, आप मनी दे रहे हो, आप पैसा दे रहे हो। ओके, नाउ फॉर सम एग्जाम्पल्स, मैंने रेस्टोरेंट में गई, ठीक है, हम सब रेस्टोरेंट गए, हमने वहाँ खाना खाया। ऑफ कोर्स हम लोग बिल पे करने वाले हैं, सो मनी इज इन्वॉल्व्ड अ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। ऑन द अदर हैंड, मैं घर पे मम्मी ने खाना बनाया, हमारे फैमिली मेम्बर ने खाना बनाया, आर यू गोइंग टू पे देम आउट? नहीं, हम उन्हें पे नहीं करेंगे। सो वहाँ पे मनी इन्वॉल्व नहीं है, सो इट इज़ अ नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वहाँ पे टीचर्स ने आपको पढ़ाया, आपने कॉलेज ज्वाइन किया, वहाँ टीचर्स ने आपको पढ़ाया, आपने एक स्पेसिफिक फीस पे की, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। आपकी मम्मी ने आपको पढ़ाया, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, दैट मीन्स द ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व मनी। अब ये ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिकॉर्ड होते हैं डेट वाइज। जिस डेट पर वो ट्रांजैक्शन ऑकर हुआ, उसी डेट पर हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट्स, यहाँ पे बिजनेस रिजल्ट्स का मतलब होता है प्रॉफिट और लॉस ऑफ योर बिजनेस। साल भर आपने जो एक्टिविटीज की उसमें से आपने क्या कमाया, आपका फायदा हुआ या नुकसान हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सो बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स प्रॉफिट और लॉस इन योर बिजनेस। और ये कब होता है? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर मतलब सेट ऑफ 12 मंथ्स जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए। जनरली इन इंडिया इट इज फ्रॉम 1st of April to 31st of March. So, bookkeeping is an art or science of systematic recording, classifying and summarizing the financial transactions of business for a particular period, generally 1 year. ये एक्चुअल डेफिनेशन है बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग में 3 चीजें आती है। फर्स्ट इज, एक तो सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग, मतलब जैसे ही ट्रांजैक्शन ऑकर होगा एक सिस्टम को फॉलो करते हुए आपको उसे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करना है। उसके बाद में क्लासीफाइंग,
एक बिजनेस बहुत अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शन करता है। वो माल बेचता है मतलब सेल, वो माल खरीदता है परचेसेस, वो अलग अलग प्रकार के खर्चे करता है एक्सपेंसेस, वो कभी कुछ असेट्स बनाता है, कुछ लाइबिलिटीज क्रिएट करता है। डोंट वरी, हम सारे कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। सो अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शन जब एक बिजनेस में होते हैं तो उन्हें सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, बांटा जाता है, ताकि एक बिजनेसमैन इजीली अपने अकाउंट्स समझ सके। एक बाहर का व्यक्ति जिसका उस बिजनेस में इंटरेस्ट है वो इजीली बुक्स ऑफ अकाउंट्स को समझ सके और अपने डिसीजंस बिना किसी गलती के ले सके। अगेन जनरली 1 year. Sorry for that. Moving further. रिचर्ड स्टैरहेल्म और बैटली बॉय की कुछ डेफिनेशंस है जो बुक कीपिंग की वही 3 बेसिक चीजें बताती है, दैट इज अगेन बिजनेस ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस सिस्टमैटिकली, क्लासिफाइंग देम एंड समराइजिंग देम। जे.आर. बैटली बॉय के डेफिनेशन में ऐसा कहा गया है कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। इसे आर्ट क्यों कहा गया? एक्चुअली बुक कीपिंग के बारे में एक सेंटेंस यूज किया जाता है, इट इज आर्ट एज वेल एज साइंस। इसे साइंस इसलिए कहा जाता है कि इट पजेस अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स। जब भी आप किसी पर्टिकुलर चीज को साइंस कहते हो दैट मीन्स कि वहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अवेलेबल होता है जो फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ते हो। तो हमारे बुक कीपिंग में भी स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स अवेलेबल है, लेकिन बुक कीपिंग हम किसका करते हैं? तो बिजनेस का करते हैं। हर बिजनेस अपनी जगह अलग है, कोई भी बिजनेस सेम नहीं चलने वाला। सो हर बिजनेस अलग है तो हर बिजनेस को एप्लीकेबल सेट ऑफ रूल्स भी अलग अलग रहने वाले हैं। तो बुक कीपिंग एक साइंस है जिसमें से आपको बिजनेस अनुसार एप्लीकेबल रूल्स उठाने हैं और अप्लाई करने हैं। तो ये जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है दैट पार्ट इज क्लासिफाइड एज आर्ट ऑफ बुक कीपिंग। These are some more definitions. अगर आप चाहो तो इन definitions को ऑनलाइन भी इजीली एक्सेस कर सकते हो। Now, next important part is features of bookkeeping. First, method of recording day-to-day business transactions. Bookkeeping क्या है? सबसे पहला फीचर इज वो एक मेथड है, एक तरीका है। किस चीज़ का तरीका है? मेरे बिजनेस में रोज डे टू डे बेसिस पर जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, उन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करने का तरीका इज माय बुक कीपिंग। नेक्स्ट, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। इस पॉइंट पर हमने डिस्कस किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे? ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, दैट इज only financial transactions. Next, all records are for a specific period. Of course, जो भी books of accounts maintain होंगे वो एक particular period के लिए ही होंगे। For example, I am maintaining books of account from 1st of April 2024 to 31st of March 2025. ये वो accounting year है जिसमें हम लोग आज exist कर रहे हैं। तो अगर मैं इस 1 साल के पीरियड के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही हूँ तो मैं वो ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करूंगी जो इस 1 साल में ऑकर हुए हैं, जो इस 1 साल में किए गए हैं। नेक्स्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस बेस्ड रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके मदद से हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने वाले हैं। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन से हैं? अरे रुको भाई, एक वीडियो में तो खत्म करना नहीं है मुझे। ऑफ कोर्स हम रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नेक्स्ट वीडियोस में ग्रेजुअली 1 by 1 जरूर समझेंगे। तो यहाँ पे एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कराना हमें सिखाता है। लास्ट, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस साइंटिफिकली। हम लोगों ने अभी अभी बात की कि ये एक आर्ट है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं उनमें से हमारे बिजनेस को एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें लेने हैं
और उन्हें ही वहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो है ये साइंस, लेकिन इस साइंस को अप्लाई करने का जो तरीका है, दैट वे इज एन आर्ट फॉर अस, और हम वो ही आर्ट सीखने के लिए यहाँ पर सब साथ में आए हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। ऑब्जेक्टिव्स, व्हाई बुक कीपिंग? ये तो बोल दिया बुक कीपिंग है क्या, वो करना चाहिए, उसके फीचर्स, लेकिन क्यों करना चाहिए? सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू keep a complete and accurate record of all financial transactions। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल बांटूंगी मैं आप सबके साथ। एवरी मंथ जब महीना शुरू होता है तो जनरली हम सबके घर में एक नोटबुक देखने मिलती है, जिसमें हमारी मम्मी, दादी, पापा, फैमिली मेंबर कोई भी पूरे महीने का एक बजट बना देते हैं। जो जनरल एक्सपेंसेस होते हैं कि हर महीने जो खर्चा हमें करना ही है, वो उस नोटबुक में नोट किया हुआ होता है। तो अब मुझे बताइए, आप हम अगर हमारे इतने से फैमिली के भी सारे खर्चे रिकॉर्ड करते हैं, तो अगर आपको एक बिजनेस चलाना है तो बिजनेस में तो बहुत अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं, जिसमें मनी इन्वॉल्व है। कुछ रास्तों से पैसा आएगा, कहीं पे आप स्पेंड करोगे, कहीं पे आप नई असेट्स क्रिएट करोगे, कहीं पे आप पैसा इन्वेस्ट करोगे। तो ये सारी चीज़ें मेमोराइज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो उन्हें रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है फिर? जितने भी ट्रांजैक्शंस हमने बिजनेस में किए, उसे सही तरीके से एक्यूरेटली एंड करेक्टली हमें रिकॉर्ड करना है। और वो रिकॉर्डिंग कैसे होगा? देन अगेन इन अ सिस्टमैटिक, ऑफकोर्स एक सिस्टम फॉलो करते हुए, ऑर्डरली मतलब सीरियली, डे टू डे बेसिस पर, एंड लॉजिकल मैनर। जो भी रिकॉर्डिंग आप करोगे उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए, जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को समझना चाहे तो बिना आपके मदद के, वो सिर्फ उसको देख भी ले तो वो उसे समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 4, ये हम सबके लिए एक जैसा है। वैसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी ऐसे बनाने हैं, ऐसे सिस्टम फॉलो करते हुए बनाने हैं कि वो सबके लिए एक ही मतलब दे, सबके लिए वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक जैसे मेंटेन हो। All the business transactions are to be recorded date wise and account wise। सबसे पहले तो डेट वाइज, मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उसी डेट पर उसे रिकॉर्ड करना जरूरी है। अकाउंट वाइज, अब अकाउंट ये क्या कॉन्सेप्ट है? अकाउंट फिलहाल के लिए आप लोग इतना समझिए कि अकाउंट मतलब एक ऐसा हेड जिसमें आपने वो खर्चा किया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सैलरीज पे की, सैलरी मेरे लिए अकाउंट बन गया। मैंने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर मेरे लिए अकाउंट हो गया। मैंने फीस कलेक्ट की तो फीस रिसीव्ड, ये मेरे लिए अकाउंट हो गया। सो अकाउंट मतलब वो हेड जिसके अंडर वो ट्रांजैक्शन होने वाला है। तो आप रिकॉर्डिंग कैसे करोगे? डेट वाइज भी करोगे और अकाउंट वाइज भी करोगे। बुक कीपिंग सर्व एज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। एक बार आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ईयर टू ईयर बेसिस पर मेंटेन कर लो, रिकॉर्ड कर लो, तो ऑटोमेटिकली वो एक परमानेंट रिकॉर्ड के तौर पर तैयार हो जाता है। परमानेंट रिकॉर्ड के तौर पर तैयार हो जाता है मतलब हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट या कंपनीज एक्ट, इन कुछ एक्ट्स ने टाइम पीरियड बांध के दिया हुआ है। 6 इयर्स 8 इयर्स तक आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स संभाल के रखने हैं। कभी भी आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूँ कि मैं 5 साल पहले मैं कहाँ थी, या ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो मैंने 5 साल पहले किया था, वो ट्रांजैक्शन मुझे रिविजिट करना है। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जिसके पैसे मैं छोड़ चुकी थी, भूल चुकी थी, वो 5 साल बाद मेरे पास आया कि मैम मैं आपका पे करना चाहता हूँ, कितना अमाउंट है बताइए। अब अगर मैं 5 साल पहले मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड में अगर मैं 5 साल पहले मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करती, तो आज मैं उस व्यक्ति को जवाब दे पाऊंगी क्या? एक्चुअली नहीं। सो इट विल वर्क एज परमानेंट रिकॉर्ड फॉर मी। आज मैं उन्हें मेंटेन कर लूँ तो आगे काफ़ी लंबे समय तक मैं उसे इस्तेमाल
कर सकती हूँ। पहले तो भी फिजिकल फॉर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होते थे, रेड कलर के लंबे लंबे बुक्स जिन्हें बही खाते कहा जाता है, उसमें हम लोग मेंटेन करते थे। अब तो वो भी नहीं है, अब हमारा रिकॉर्डिंग 100% कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। तो अगर आपका डेटा कंप्यूटराइज्डली रिकॉर्डेड है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है और वो सेव्ड है ऑन योर क्लाउड स्टोरेज, हार्ड डिस्क या योर सिस्टम इटसेल्फ, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद में भी आप उसे एक्सेस करना चाहो तो कर सकते हो। इट विल वर्क एज परमानेंट रिकॉर्ड फॉर यू, सो इट कैन बी एक्सेस्ड एज एविडेंस। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं हमारे, अगर वो गिवन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के मदद से बनाए गए हैं, जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनकी मदद से बनाए गए हैं, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ या एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो अगर मेरे पास मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड है, रेगुलरली मेंटेन्ड है, तो मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं उन्हें प्रोड्यूस कर सकती हूँ, तब मैं उन्हें प्रेजेंट कर सकती हूँ। टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, ये हर बिजनेसमैन की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। कोई भी व्यक्ति बिजनेस करेगा प्रॉफिट कमाने के लिए करेगा, अगर वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा तो ही वो ये ढूंढ पाएगा कि उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है फिर, प्रॉफिट या लॉस ढूंढने के लिए हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। टू नो द टोटल असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ एंटरप्राइज, असेट्स का मतलब होता है मालमत्ता, ऐसी सारी प्रॉपर्टीज जो बिजनेस के नाम पर है और वो बिजनेस में इस्तेमाल की जा रही हैं। और लाइबिलिटीज का मतलब होता है ऐसी अमाउंट जो बिजनेस के बाहर के लोगों को या दूसरों को देनी है। फॉर एग्जाम्पल लोन, उसके बाद में अगर आपने उधारी पर माल खरीदा है तो उनका पेमेंट, आपके स्टाफ की सैलरी जो अभी भी देनी बाकी है, ये लाइबिलिटीज कहलाई जाती है। सो मुझे मेरे बिजनेस के पास असेट्स कितने हैं और लाइबिलिटीज कितनी है, ये तभी पता चल पाएगा जब मैं उन्हें प्रॉपरली रिकॉर्ड करूंगी। तो अगर मैं जानना चाहती हूँ असेट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। टू नो व्हाट द बिजनेसमैन ओज टू अदर्स एंड व्हाट द अदर्स ओ टू हिम, देना कितना है और लोगों से आना कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बिजनेस, आजकल की दुनिया में बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए लोग क्रेडिट पर भी बिजनेस करते हैं। क्रेडिट मतलब उधारी। तो जब उधारी पर बिजनेस होता है तो ऑटोमेटिकली आपको मार्केट में काफ़ी लोगों से पैसे आने भी बाकी होते हैं और काफ़ी लोगों को देने भी बाकी होते हैं, बिकॉज आप माल उधारी पर खरीदते भी हो और उधारी पर बेचते भी हो, सेल भी करते हो। तो ऐसे उधारी के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाएंगे, सो दैट हमें पता चल सके कि हमको लोगों से आने कितने हैं और हमें लोगों को देने कितने हैं। Businessman comes to know the current year's progress over previous year and compares its financial results with other business enterprise in similar line. Okay, अब समझिए, कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस तभी कंटिन्यू करना चाहेगा जब उसे ग्रोथ दिखेगी। अब ये ग्रोथ है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? सिर्फ सेल बढ़ गया तो ग्रोथ है क्या? एक्चुअली नहीं। तो ग्रोथ है या नहीं ये देखने के लिए बिजनेसमैन को पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि लास्ट ईयर मेरा जो परफॉर्मेंस था या जो प्रॉफिट था उसके कंपैरिजन में इस साल प्रॉफिट बढ़ा है या नहीं। लास्ट ईयर का जो टर्नओवर था उसके कंपैरिजन में इस साल टर्नओवर बढ़ा है या नहीं। टर्नओवर का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स। पूरे साल में हमने जितना माल बेचा उसे कहा जाता है टर्नओवर। तो टर्नओवर बढ़ा है या नहीं। तो ये चीज़ें जब बिजनेसमैन जानना चाहेगा तब वो कंपेयर करने के लिए पिछले साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स उठाएगा, इस साल के उठाएगा और दोनों को कंपेयर करेगा और समझेगा कि मैंने मेरे बिजनेस में ग्रोथ किया है या नहीं। अगर ग्रोथ कंसिस्टेंटली पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा कर रहा है, अगर नहीं है तो उसे रीजंस ढूंढने पड़ेंगे कि ये ग्रोथ हुई तो क्यों, ग्रोथ अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, और अगर ग्रोथ नहीं हुई है
तो उसके रीजंस फाइंड आउट करके उसे सॉल्व करने की कोशिश हर बिजनेसमैन जरूर करेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, ये इंपॉर्टेंट है तो क्यों है? फर्स्ट, इट इज रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड है, किस चीज का रिकॉर्ड है? किस चीज का रिकॉर्ड है? सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मेरे बिजनेस के बारे में जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, वो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट से मिलने वाली है। डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग एविडेंस एंड टैक्स लाइबिलिटी। डिसीजन मेकिंग, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी ये फिजिबल है या नहीं, वो कंटिन्यू करनी है या नहीं, वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, ये सारे डिसीजंस एक बिजनेसमैन लेगा ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कंट्रोलिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट से मुझे पता चलने वाला है कि मेरा बिजनेस किस प्रकार चल रहा है, वहां कोई अनरीजनेबल खर्चा तो नहीं हो रहा, वहां इनकम कमाने का स्कोप है, सॉरी फॉर दैट, वहां इनकम कमाने का स्कोप है, लेकिन हम लोग वो एक्टिविटी ना करने की वजह से वो इनकम मिस कर जा रहे हैं। ऐसी तो कोई अपॉर्चुनिटी हम लोग छोड़ नहीं रहे ना। उसी के साथ साथ कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमारा जो स्टाफ है वो फ्रॉड कर सकता है, तो वो फ्रॉड तो नहीं हो रहा है ना। ये सारी चीज़ों पर अगर एक बिजनेसमैन कंट्रोल रखना चाहता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसकी बहुत बड़ी मदद करने वाले हैं। एविडेंस, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे लॉ में ऐसा साफ साफ लिखा गया है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स इफ मेंटेन्ड एज पर स्टैंडर्ड सिस्टम, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्ट किया जाएगा। एंड टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स हम किस पर पे करते हैं? तो प्रॉफिट्स पर पे करते हैं। अब मुझे अगर टैक्स कैलकुलेट करना है तो पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? प्रॉफिट। एंड वो प्रॉफिट कहां से आएगा? बुक्स ऑफ अकाउंट से आएगा। यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग, यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुलनेस। बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस किस के लिए जरूरी है, यूजफुल है, ये हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। पहला पर्सन है ओनर। ऑफ कोर्स मेरा बिजनेस जो कर रहा है, जहां मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है एज एन ओनर, वो बिजनेस किस तरह काम कर रहा है, ये अगर मुझे देखना है तो मुझे इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? बुक्स ऑफ अकाउंट से मिलेगी। सेकेंड इज मैनेजमेंट। बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि ओनर अलग व्यक्ति है और मैनेजर अलग व्यक्ति है। क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज खुद मुकेश अंबानी चलाते हैं? कुछ हद तक चलाते हैं, पूरी तरह वो अकेले उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया हुआ है? उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया हुआ है। ये वो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है रिलायंस इंडस्ट्रीज को चलाना। सो ओनर और मैनेजमेंट यहाँ पे क्या हो गए? दो अलग अलग लोग हो गए। ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट को अब जवाब देना है। किसे जवाब देना है? तो ओनर्स को जवाब देना है। मैनेजमेंट जो कुछ कहेगा वो विदाउट प्रूफ ओनर्स मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। तो जो प्रूफ होगा दैट विल बी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैनेजमेंट सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली रिकॉर्ड करेगा और उसके बाद में वो अपने ओनर्स को विथ दैट इंफॉर्मेशन, विथ दैट रिकॉर्ड अपनी बात प्रेजेंट करेगा। थर्ड इज इन्वेस्टर। आप लोगों में से कई लोगों को शेयर मार्केट, वहां पे इन्वेस्टमेंट, ये चीजें पता होगी। अगर आपको पता नहीं भी है तो जब भी कभी आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहोगे, एज अ थर्ड पर्सन किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहोगे, तो आप सबसे पहले वहां क्या देखोगे? आप ये देखोगे कि मेरा पैसा सेफ तो है ना। तो पैसे का सेफ्टी मतलब उनका प्रॉफिट लेवल, उनका बिजनेस लेवल, पिछले कुछ सालों से वो कर रहे हैं तो कैसा कर रहे हैं, ये सारे सवालों के जवाब एक इन्वेस्टर ढूंढना चाहेगा। तो ऑफ कोर्स ये जवाब उसे कहाँ से मिलेंगे? तो उसे वो जवाब मिलेंगे उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मदद से।
नेक्स्ट इज कस्टमर। कोई भी कस्टमर जब एक बड़ा डील करेगा किसी बिजनेस के साथ, तो वो ये देखने की कोशिश ज़रूर करेगा कि ये बिजनेस सस्टेनेबल है क्या, ये लंबे समय तक टिकने वाला है क्या, मैं जो डील इसके साथ करने जा रहा हूँ वो फुलफिल करने की ताकत ये कंपनी रखती है क्या, ये बिजनेस रखता है क्या। तो ये इंफॉर्मेशन भी कहाँ से मिलेगी, तो बुक्स ऑफ अकाउंट से मिलेगी। गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम ये ढूंढने की, ये देखने की कोशिश करता है कि जो बिजनेसमैन है वो सही तरीके से टैक्सेस पे कर रहा है क्या, वो कहीं पे कोई टैक्स की चोरी, गड़बड़, फ्रॉड ये सब तो नहीं कर रहा ना। तो इन चीज़ों के जब गवर्नमेंट को जवाब चाहिए तो वो बिजनेसमैन से डायरेक्टली सवाल नहीं पूछेगी, वो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करेगी सो दैट वो इंफॉर्मेशन का ट्रुथ समझ पाए। लेंडर्स मतलब बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आपके बिजनेस को लोन प्रोवाइड करने वाली है। तो ऑफ कोर्स अगर आपका बिजनेस उनसे लोन मांग रहा है तो पहली रिक्वायरमेंट उनकी रहेगी कि वो आपकी रीपेमेंट कैपेबिलिटी चेक करें। रीपेमेंट कैपेबिलिटी का मतलब होता है आप उनका लोन रीपे कर पाओगे या नहीं, इस ताकत को उन्हें चेक करना है। तो अब अगर इस ताकत को वो चेक करना चाहते हैं तो वो किसे अप्रोच करेंगे, वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अप्रोच करेंगे। डेवलपमेंट, आपका बिजनेस जो है वो सोसाइटी का एक हिस्सा है। आप अकेले आइसोलेशन में बिजनेस नहीं कर पाओगे, आप एक सोसाइटी का हिस्सा हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, आप लोगों को काम दोगे, उन्हें आप सैलरी पे करोगे, उस सैलरी के मदद से वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए खर्चा करेंगे। सो इनका खर्चा ये किसी और का इनकम रहेगा, तो ऑटोमेटिकली दिस विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो ये अगर जानना है तो वो भी इंफॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से मिलेगी। हमारे कंपनीज एक्ट में कंपनीज के लिए एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का एक कॉन्सेप्ट है जो हर कंपनी को कंपलसरी करता है उनकी जिम्मेदारियां समाज के प्रति जो है वो निभाने के लिए। अब समाज के प्रति जिम्मेदारियां निभानी है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर परसेंटेज उन्हें एक्सपेंडिचर समाज के प्रति करना पड़ेगा। वो उन्होंने सही किया है या नहीं ये भी अगर जानना है तो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सहारा लेंगे। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने पहला हिस्सा देखा, दैट वाज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने वाले हैं। अब अकाउंटेंसी में हम लोग क्या करेंगे, तो अकाउंटेंसी ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसका एक छोटा सा हिस्सा बुक कीपिंग है। आप जब अकाउंटेंसी के पास जाओगे तो आप बुक कीपिंग को साथ में लेके जाओगे। अभी तक आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, अब उन ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने का काम हम लोग अकाउंटेंसी में करने वाले हैं। सो नेक्स्ट पार्ट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी। दो हिस्से, जब हमने चैप्टर शुरू भी किया तो इट वाज इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो पहला हिस्सा बुक कीपिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा हिस्सा है अकाउंटेंसी। Bookkeeping is a part of accounting. It is the primary stage in accounting. अकाउंटिंग का क्या है बुक कीपिंग, एक छोटा सा हिस्सा है, वो फर्स्ट स्टेज है, प्राइमरी स्टेज है। It is the process of recording transactions in the books of accounts. Accounting is part of accountancy. Accountancy is the practice of recording, classifying and reporting of business transaction for a business। बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेंसी क्या क्या सिखाता है, क्या क्या करता है, पहले तो वो रिकॉर्ड करता है, मतलब बुक कीपिंग करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है, फिर वो क्लासीफाई भी करता है, इनकम, एक्सपेंसेस, असेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इन तौर पर वो क्या करता है, सारे ट्रांजैक्शंस को डिवाइड करता है, अकाउंट वाइज क्लासीफाई करता है, जिस हेड के लिए आपने खर्चा किया है उस हेड में वो उसको क्लासीफाई करता है।
एंड रिपोर्टिंग। अब सिर्फ बुक्स मेंटेन करके तो चलने वाला नहीं है। हमारी जो टॉप मैनेजमेंट है, उस टॉप मैनेजमेंट को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिपोर्ट भी करने पड़ेंगे। उन एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए उन्हें जिस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन हमें एक वक्त पर उन्हें देनी है। सो ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम है, दैट मीन्स रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। Accounting principles are the basic norms and assumptions developed and established as the basis for accounting system. These principles are adopted by the accountants universally. Accounting principle, आप जब भी कभी कोई सिस्टम बनाते हो, तो वो सिस्टम बनाते वक्त आपको कुछ चीज़ों को डिसाइड करना पड़ता है कि ये प्रिंसिपल ऐसे ही काम करेगा। आप जब ये अकाउंटिंग करोगे तो कुछ चीज़ें आपको कंपल्सरीली फॉलो करनी ही पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों के लाइफ में एक प्रिंसिपल बना दिया गया है कि आपको आपसे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। आपको आपकी लाइफ, आपका एजुकेशन जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको आपके एजुकेशन के लिए कड़ी मेहनत करनी है। ये क्या है? ये हमारे लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं। हम लोग जब जिंदगी जीते हैं तो हम लोग इन चीज़ों को पकड़ के रख के लाइफ जीना पसंद करते हैं। वैसे ही बुक कीपिंग करते वक्त भी हम लोगों को कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने ही है। आपका बिजनेस जो भी हो, जैसा भी हो, ये वो लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स है जो आपको 100% फॉलो करने ही है। ये सारे प्रिंसिपल्स पूरे दुनिया में जितने भी अकाउंटेंट्स हैं उन्होंने अडॉप्ट किए हुए हैं, एक्सेप्ट किए हुए हैं। Accountancy refers to the entire body of theory and process of accounting. प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग काफ़ी बड़ा है, जिन्हें हम स्टेप बाय स्टेप पूरे सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। तो उन्होंने क्या बोल दिया? अकाउंटेंसी मतलब क्या? कंप्लीट थियरी और पूरा डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस और मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। दोस्तों, इसके बाद में अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, इनका इंट्रोडक्शन, इनकी यूटिलिटी, इम्पॉर्टेंस, फीचर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। इसके बाद में हम लोग जो कंटिन्यू करने वाले हैं वो एक्चुअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के पास हम लोग बढ़ रहे हैं। ये वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स में आप जब तक हो तब तक काम आने वाले हैं। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इन वीडियोस को फॉलो करते रहिए और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझिए। देयर आर मेनली 3 bases or methods of accounting in common usage, namely cash basis, accrual और mercantile basis, mixed और hybrid basis। ये बेसिस क्या है? ये तरीके हैं। किस चीज़ के तरीके हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के तरीके हैं। कोई कैश बेसिस पर करेगा, कोई मर्केंटाइल पर करेगा, कोई हाइब्रिड पर करेगा। अब ये है क्या, समझते हैं। कैश बेसिस। अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्चुअल कैश रिसिट्स एंड एक्चुअल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। कैश बेसिस पर आप सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल कैश रिसीव हुई, मतलब एक्चुअल पैसा आया या एक्चुअल पैसा पे किया तो ही रिकॉर्ड करोगे। इसका मतलब हम लोग जो उधारी पर ट्रांजैक्शंस करेंगे वो रिकॉर्ड होंगे क्या? नहीं। कैश बेसिस में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होंगे। वो कब रिकॉर्ड होंगे? जिस वक्त आप एक्चुअली पे करोगे। फॉर एग्जाम्पल अंडर कैश बेसिस, मैं आज शॉप में गई, मैंने एक पेन खरीदा, उसको 10 रुपीज़ दिए, तो मैंने अभी के अभी 10 रुपीज़ दिए। यस, अभी के अभी 10 रुपीज़ दिए, तो मैं आज उसको रिकॉर्ड कर दूंगी। ऑन द अदर हैंड, मैं कॉलेज कैंटीन में गई, मैंने कॉफ़ी पी और कॉलेज कैंटीन वाले को बोल के रखा खाते में लिख देना, बाद में सेटल कर दूंगी। मैंने पेमेंट उसको आज नहीं किया, मैं उसको पेमेंट 1 महीने बाद करूंगी। तो वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कब होगा?
1 महीने बाद रिकॉर्ड होगा जब एक्चुअली पेमेंट दिया जाएगा। सो कैश बेसिस एक्चुअली मनी रिसीव्ड और एक्चुअली मनी पेड तो ही रिकॉर्ड होगा। क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शंस अभी रिकॉर्ड नहीं होंगे, जब कभी एक्चुअली आप पैसा दोगे तब उन्हें सेटल किया जाएगा, तब उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा। In this basis, revenue is recognized when cash is received and expenses are recognized when cash is paid. कैश बेसिस में क्या होता है? कमाई आप तब दिखाओगे जब एक्चुअली पैसे रिसीव करोगे और खर्चा आप तब दिखाओगे जब एक्चुअली पैसा पे करोगे। सिंपल। कमाई कब दिखाओगे? जब एक्चुअल पैसा हाथ में आ गया। खर्चा कब दिखाओगे? जब एक्चुअली पैसा हाथ में से गया। Example, any income received, any expenses paid. Such a method of accounting is usually followed by professionals such as doctors, lawyers, chartered accountant and not-for-profit organizations. ये वो लोग हैं जिनके पास जनरली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, तो ये लोग कैश बेसिस पर अपना काम करते हैं। सेकेंड इज एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस। आप सभी को कैश बेसिस जब मैंने पढ़ाया तब इस बेसिस का आइडिया हो गया होगा। वहां पे अगर हम लोग सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहां हम लोग नेचुरली क्या करेंगे? यस, कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। सो अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, the revenue, whether received or not, but has been earned or accrued during the accounting period. ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग earned और accrued इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पैसा मिलना और उस पैसे पर अपना अधिकार प्रस्थापित होना या वो पैसा हमने कमाना, ये दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने टीचिंग सर्विस आज प्रोवाइड की, लेकिन मुझे उसकी जो फीस है वो 1 महीने बाद में मिलने वाली है। मैंने शुरुआत की, पूरा महीना बच्चों को पढ़ाया, महीना खत्म होने के बाद में मुझे फीस मिलने वाली है। अब मुझे बताइए कि मेरा उस फीस पर अधिकार कब होगा? जब मैंने वो टीचिंग सर्विस प्रोवाइड कर दी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा उस फीस पर अधिकार होगा। अब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर मेरा उस फीस पर अधिकार है तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगी क्या? हाँ, एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड करूंगी। उसी के साथ साथ एन एक्सपेंसेस इनकर्ड वेदर पेड और नॉट। अब एक्सपेंसेस इनकर्ड वेदर पेड और नॉट, ये क्या चक्कर है मैम? कमाई का तो आपने बता दिया, आपने आपका काम पूरा किया, मैंने माल सामने वाले को दे दिया, उधारी पर बेचा, उसको बोला कि पेमेंट 1 महीने बाद दे, 1 महीने बाद वो पैसा देगा, एक्सेप्टेड। बट मैंने मेरा काम कब कंप्लीट किया? आज किया, तो मेरे लिए मेरा इनकम आज एक्रू हो गया, रिसीवेबल हो गया, मेरा अधिकार उन पैसों पर आज इस्टेब्लिश हो गया जब मैंने उनको माल दे दिया। वैसे ही मैंने एक्स नाम के व्यक्ति को एडवांस में पैसा दिया, मैंने एक्स नाम के व्यक्ति को एडवांस में पैसा दिया, वो मेरा आज खर्चा माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा। अब इनकम वाली बात हम लोगों ने कंप्लीट की, अब मैं बात करूंगी एक्सपेंसेस वाली। जनरली हमारे इंडियन सिस्टम में अगर आप सैलरी की बात करोगे, इंडियन सिस्टम में क्या, कहीं पे भी अगर आप सैलरी की बात करोगे तो सैलरी कब पे होती है? पूरा महीना काम करो, अगले महीने के 1 तारीख को आपको सैलरी पे होगी। तो ये पूरे साल ये सिस्टम चलेगा। मतलब मार्च महीने की सैलरी कब पे होगी? अप्रैल में होगी। मार्च में मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, अप्रैल में नया शुरू हुआ। मार्च में फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, अप्रैल में नया शुरू हुआ। लेकिन मेरी मार्च महीने की सैलरी मैं कब पे करने वाली हूँ? अप्रैल में करने वाली हूँ। स्टाफ ने काम कब किया? मार्च महीने में इटसेल्फ। मतलब मेरी सैलरी पेएबल कब हो गई? मार्च महीने में ही हो गई। तो मैं उसे मार्च में ही रिकॉर्ड करूंगी अंडर एक्रूअल बेसिस। फिर अब एक्रूअल बेसिस में हम लोग एक्चुअल पैसा आया या गया ये नहीं देखते। व्हाट वी सी इज, हमारा पैसा इनकम एक्रू हुआ, मतलब हमने हमारा काम पूरा कर दिया,
इनकम रिसीवेबल है, दिखा दो। एक्सपेंसेस ड्यू हुए, मतलब हमें एक्सपेंसेस पे करना, ये हम पर बंधन कारक हो गया। स्टाफ ने काम किया ना महीना भर, पे करना बंधन है अपने पे। सो एक्सपेंसेस ड्यू हुए, तो उस केस में भी हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे अंडर एक्रूअल बेसिस। इन अदर वर्ड्स, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न्ड and or accrued, and expenses are recognized when these are incurred. Example, any income earned whether received or not, any expenses incurred whether paid or not. आप expenses का जो एग्जाम्पल है वो अपना कैंटीन वाले का भी वापस एक बार ले सकते हो। मैंने कैंटीन वाले क्या बोल दिया, आज खा ले रही हूँ मैं, पैसा 1 महीने बाद दूंगी, सेटल बाद में करूंगी। बट आज जब मैंने वो कॉफ़ी कंज्यूम की या मैंने वो चीज़ खाई कैंटीन में बैठ के, आज ही मुझ पर लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, तो एक्रूअल बेसिस में मैं उसको आज ही रिकॉर्ड करूंगी। ऑन द अदर हैंड, अगर इसी पिक्चर को हम वाइज वर्सा कर दें, तो मेरा जो कैंटीन ओनर है उसको इनकम कब, उस इनकम पर या उस पैसे पर उसका अधिकार कब आ गया, जिस दिन उसने मुझे फूड आइटम दे दिया। तो उसके बुक्स में भी वो उसी दिन रिकॉर्ड होगा जिस दिन उसने मुझे वो फूड आइटम सेल किया। मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस, ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस का। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अंडर मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बोथ कैश बेसिस and accrual basis are followed. Revenues and assets are generally recorded on cash basis, whereas expenses are generally taken on accrual basis. ये लोग क्या करते हैं, जो पैसा आया उसको हम कैश बेसिस पे दिखाएंगे, एक्चुअली आया तो दिखाएंगे, और खर्चा पेएबल बेसिस पर या एक्रूअल बेसिस पर दिखाएंगे। ये दिया नहीं दिया, हम पर जिम्मेदारी आ गई, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। The laws in India prohibits the use of this method. इंडिया में लीगली हाइब्रिड मेथड इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, हम लोगों ने हमेशा से ये कहा है, ये देखा है कि हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो कोर्ट ऑफ लॉ में एज एन एविडेंस एक्सेप्ट होने वाले हैं। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस डिसीजंस उनके बेसिस पर लिए जाने वाले हैं। तो जब वो इंफॉर्मेशन इतनी इम्पॉर्टेंट है तो उस इंफॉर्मेशन में कुछ क्वालिटीज़ भी होना ज़रूरी है। तो अब हम देखेंगे ऐसी क्वालिटीज़ जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मेरे इंफॉर्मेशन में, जो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स से मिलने वाली है, उस इंफॉर्मेशन में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। फर्स्ट इज रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। रिलायबिलिटी, विश्वासार्हता, जिस पर आप भरोसा कर सको। रिलेवेंस, वो आपके बिजनेस से संबंधित होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी, वो इतनी आसान होनी चाहिए कि आप उसे इजीली समझ सको। एंड कंपैरेबिलिटी, मतलब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे ही मेंटेन करने चाहिए कि आप ईयर टू ईयर उन्हें कंपेयर कर सको। Reliability of accounting information. Reliability is described as one of the two primary qualities, दो primary quality है most important, relevance and reliability, that make accounting information useful for decision making. Of course, कोई भी बिजनेस अगर आप चला रहे हो तो आप बिजनेस के काफ़ी बड़े डिसीजंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मदद से लेने वाले हो। अब जब आप ये डिसीजंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मदद से लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए, वो भरोसे के लायक होनी चाहिए। आप वो इंफॉर्मेशन विदाउट फॉलोइंग एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर करोगे, या वो इंफॉर्मेशन आप जब रिकॉर्ड कर रहे हो तब कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आपने फॉलो नहीं किए तो वो रिलायबल होने वाली नहीं है। सो reliable information is required to form judgments about the earning potential and financial position of a business firm. Reliability differs from item to item. बिजनेस आपकी रिलायबल, इंफॉर्मेशन आपकी रिलायबल होनी चाहिए। किस चीज़ के लिए रिलायबल होनी चाहिए? अगर मैं मेरी इंफॉर्मेशन पर भरोसा करूंगी तो उसके बेसिस पर मेरे बिजनेस के फ्यूचर के बारे में लिए हुए डिसीजंस
सही प्रूव होंगे। अगर इन्फॉर्मेशन ही गलत है, इन्फॉर्मेशन ही फॉल्स है, तो जो डिसीजंस निकलेंगे वो भी फॉल्स होंगे। तो सबसे पहली क्वालिटी क्या है? इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसके बेसिस पर लिए हुए डिसीजंस सही प्रूव हो, उस इन्फॉर्मेशन पर भरोसा किया जा सके। Some items of information presented in an annual report may be more reliable than others. ठीक है, more reliable than others का मतलब ऐसा होता है कि कुछ जो चीज़ें हैं बिजनेस से रिलेटेड, कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगा, कुछ चीज़ों का इंपॉर्टेंस कम होगा। जो कम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी रिलायबिलिटी कम भी रही तो बहुत बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आपके बिजनेस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो इतने रिलायबली रिकॉर्ड हो जाने चाहिए, इतने भरोसे से रिकॉर्ड किए जाने चाहिए कि उनके बेसिस पर लिए हुए सारे डिसीजंस बिजनेस के हित में हो। रिलीवेंस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। Relevant accounting information must be capable of making a difference in the decision by helping user to form predictions about outcomes of past, present and future events or to confirm or correct expectations. समझेंगे इस पॉइंट को। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो सारी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में, उस पर्टिकुलर पीरियड के बारे में आ जानी चाहिए जो एक ओनर के डिसीजन पर इफेक्ट डाले। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक नया बैच शुरू किया जिसमें एक्चुअली 20 स्टूडेंट्स पढ़े और मैंने गलती से 10 ही बच्चों का फीस रिकॉर्ड कर दिया। अब मेरे को बताओ, क्या वो 10 बच्चों के फीस जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया वो मेरे डिसीजन पर इफेक्ट डालेगा क्या? ऑफ कोर्स डालेगा। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, वो सारी इंफॉर्मेशन करेक्टली मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आना ज़रूरी है। अगर वो इंफॉर्मेशन करेक्टली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आई, सारी रिलीवेंट मतलब रिलेटेड इंफॉर्मेशन आई, तो ही मैं उस पर रिलायबली डिसीजन ले पाऊंगी। The accounting information related by the books of accounts and financial reports must be relevant. Accounting information should not include unnecessary and irrelevant information. मेरे बिजनेस से संबंधित ही, मेरे बिजनेस से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन मुझे लानी है। कोई भी अननेसेसरी कंटेंट, मैंने मेरे दोस्तों के साथ बैठ के इस होटल में ये किया, ये खाया, या मैं और मेरे फ्रेंड्स आज गप्पे मारते बैठे थे, ऐसी इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जिसका मेरे बिजनेस के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी भी नहीं आएगी। मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टू द पॉइंट उतनी ही इंफॉर्मेशन आएगी जो मेरे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है। All information is said to be relevant, which would have changed outcomes of the business if disclosed. वो हर इंफॉर्मेशन रिलीवेंट है जो मेरे बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस पर असर डालने वाली है। अगर मैं वो इंफॉर्मेशन छुपाऊँ और वो बाद में बाहर आए तो मेरे बिजनेस डिसीजंस पर जिसका असर डायरेक्टली होने वाला है, वो हर इंफॉर्मेशन मेरे बिजनेस के लिए रिलीवेंट है। अब रिलीवेंसी डिपेंड करती है आपके बिजनेस के नेचर पर, आपके बिजनेस के साइज पर, या आपके बिजनेस करने के तरीके पर। मे भी ऐसा हो सकता है जो इंफॉर्मेशन रिलायंस ग्रुप के लिए रिलीवेंट नहीं है, वो एक शॉपकीपर के लिए 100% रिलीवेंट हो सकती है। सो इट डिपेंड्स ऑन आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, किस प्रकार कर रहे हो। अंडरस्टैंडेबिलिटी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इस प्रकार मेंटेन होने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो उन्हें रेफर कर रहा है, जो उन्हें इस्तेमाल कर रहा है, वो उसे इजीली समझ सके। मैं फिर ऐसा इजीली समझ सके ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन होंगे? तो जो स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करते हुए अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो ऑटोमेटिकली दे विल बी अंडरस्टैंडेबल। Understandability is the quality of information that enables users to perceive its significance. The benefits of information may be increased by making it more understandable and hence useful to a wider circle of users.
आप जितना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को टू द रूल्स, टू द लॉ और जितना सिंपल तरीके से मेंटेन करोगे उतना वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा हर व्यक्ति को, और ऑटोमेटिकली ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका इस्तेमाल कर पाएंगे और आप अपना बिजनेस ग्रो कर पाओगे। Thus, understandable financial accounting information presents data that can be understood by users of the information and is expressed in a form and with the terminology adopted to the user's range of understanding. फिर information understandable कब होगी? जब उसे एक सिस्टम जो यूजर्स के बारे में उनके समझ के अनुसार सोच के बनाई गई है, जो हम लोग सिलेबस में आगे पढ़ेंगे, उसको फॉलो करते हुए अगर आप बुक्स मेंटेन करोगे, जो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम बनाया गया है जिसे हम लोग डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, उसे फॉलो करते हुए अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे तो ऑटोमेटिकली इट विल बी अंडरस्टैंडेबल। कंपैरेबल, कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस की ग्रोथ देखते हुए सबसे पहले तो खुद को खुद से कंपेयर करता है कि मैंने पिछले साल कैसे किया था या पिछले कुछ सालों में कैसे किया और मैं अब कैसे कर रहा हूँ। अगर ग्रोथ पॉजिटिव है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो वो उसके रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश ज़रूर करेगा। उसी के साथ साथ एक बिजनेसमैन खुद को सेम बिजनेस में के दूसरे जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ भी कंपेयर करने की कोशिश करेगा और देखना चाहेगा कि उसके और उसके कॉम्पिटिटर के अर्निंग में अगर फर्क है तो वो क्यों है। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसे मेंटेन होनी चाहिए कि आप उसे इजीली कंपेयर कर सको। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? अब फॉर एग्जांपल आपके फादर ने आपका स्टैंडर्ड 10th का मार्कशीट उठाया और आपके भाई का स्टैंडर्ड 4th का मार्कशीट उठाया, दोनों को कंपेयर किया और आपको डांट दिया कि उसको 95% है, तेरे को 92% है। चलेगा क्या? एक्चुअली नॉट, बिकॉज वो दोनों इंफॉर्मेशन कंपेरेबल नहीं है। स्टैंडर्ड 4th एंड स्टैंडर्ड 10th में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। वैसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी जब आप मेंटेन करोगे तो टू मेक इट कंपेरेबल आप क्या करोगे? तो आप हर साल सेम सेट ऑफ रूल्स फॉलो करोगे। आप एक स्टैंडर्ड पीरियड फॉलो करोगे, जैसे 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो हर साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसी पीरियड के लिए मेंटेन होंगे, तभी आप उन्हें कंपेयर कर पाओगे। अगर आप उनका पीरियड या मेथड ऑफ अकाउंटिंग बदल दोगे तो वो एक दूसरे से कंपेयर नहीं हो पाएंगे। In making decisions, the decision maker will make comparisons among alternatives, which is facilitated by financial information. Comparability implies to have like things reported in a similar fashion. मैंने अभी वही कहा आप लोगों से, जो चीज़ें फॉर एग्जाम्पल मैं पिछले साल एक्रूअल बेसिस फॉलो करती थी और इस साल मैंने कैश बेसिस पर शिफ्ट कर दिया, मैं कंपेयर कर पाऊंगी क्या? एक्चुअली नॉट। मुझे एक ही बेसिस कंटिन्यूअसली फॉलो करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? तो हमें चीज़ें रिकॉर्ड करने का तरीका सेम मेंटेन करना है। एंड अनलाइक थिंग्स रिपोर्टेड डिफरेंटली, जो चीज़ें एक जैसी है उन्हें वैसे ही रिकॉर्ड करो, जो चीज़ें अलग है उन्हें उनके अलग तरीके से रिकॉर्ड करो ताकि हम ये डिफरेंस समझ पाए। Information, if comparable, will assist the decision maker to determine relative financial strengths and weaknesses and prospects for the future between two or more firms or between periods in a single firm. Of course, अगर मेरी information comparable है तो मैं समझ पाऊंगी कि मेरा बिजनेस अभी तक कैसे करते आ रहा है, ये फ्यूचर में कैसे कर सकता है, इसके लिए और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है। ये सारी चीज़ें समझने के लिए मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल होना बहुत ज़रूरी है।